बिहार में सिर्फ एक चरण का चुनाव बचा है और पूरी तरह से माहौल को पोलराइज करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच में कुछ विज्ञापन आए हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आए हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग ने प्रश्न पूछे हैं। और ना सिर्फ चुनाव आयोग ने प्रश्न पूछे हैं, उन भड़काऊ विज्ञापनों के खिलाफ चुनाव आयोग ने अखबारों को और विज्ञापन छापने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। चुनाव आयोग के इस ताजा आदेश के बाद हो सकता है कि कई तैयार पड़े चुनावी विज्ञापन गुरुवार को अखबारों में न छप पाएं। आयोग ने आदेश दिया है कि अखबारों में कोई भी विज्ञापन चुनाव अधिकारियों से हरी झंडी मिलने के बाद ही छपेगा। आयोग बुधवार को अखबारों में छपे इस विज्ञापन से काफी खफा दिखा, जिसके खिलाफ महागठबंधन ने शिकायत भी की। चुनाव आयोग ने स्वयं माना कि ये विज्ञापन आपत्तिजनक थे और इनसे समाज के दो वर्गों में विद्वेष फैल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में न केवल नेताओं की भाषा का स्तर गिरा है, बल्कि बेहद भद्दे और भड़काऊ विज्ञापन भी दिखे हैं। आयोग ने पिछले हफ्ते पार्टियों से विज्ञापनों की एक कॉपी आयोग के अधिकारियों के पास जमा करने को कहा था। उसके बावजूद भड़काऊ विज्ञापनों पर रोक नहीं लग सकी। बुधवार को चुनाव आयोग ने 4 अखबारों, उनके संपादकों और प्रकाशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ये अपना डेमोक्रेसी के लिए मैं ये नहीं समझता हूँ ये ठीक है। सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग पार्टियों के रवैये और नेताओं की मनमानी को आखिर रोक क्यों नहीं पा रहा। आयोग के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास नेताओं और पार्टियों पर लगाम लगाने के लिए कोई संवैधानिक ताकत ही नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार केजे राव कहते हैं कि आयोग पार्टियों की मान्यता खत्म करने का कदम तो उठा ही सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस देने के बाद, उसका हियरिंग करने के बाद उस पार्टी का रिकॉग्निशन जो है स्थगित कर सकता है या वित्ड्रॉ भी कर सकता है। इसका मतलब वो सिंबल चला जाएगा। इलेक्शन का टाइम में ये होना है का, तो वो तो ब्रह्मास्त्र है एक तरीके से। मैं समझता हूँ जनरल इलेक्शन में नहीं, कम से कम एक बाई इलेक्शन में एक पार्टी के ऊपर कोई एक्शन लेंगे ना, वो देख के फिर आगे रास्ता सही होगा। बिहार में एक और चुनावी हलचल बनी रही, दूसरी ओर यहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर में शिकायत करने के लिए नेताओं की आमद बनी रही। सवाल ये बना रहेगा कि अगर नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं थी तो क्या चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले में अपनी सख्ती दिखाई जो उसे दिखानी चाहिए थी। सचिन गुप्ता के साथ दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। तो जो बात हृदय कह रहे थे कि क्या नेताओं के बोलने के तरीके पर, उनके जबान पर कोई लगाम नहीं थी। संजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर। साथ में हमारे साथ श्रीकांत जी हैं जो कि मीडिया हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ में अजय आलोक साहब है, इनको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा कड़वा और सीधा सवाल है कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही विज्ञापन, भाषण, बयान और ट्वीट, इन चारों का स्तर गिरना शुरू हो गया। कई बार हमने इस पर चर्चा की, उस दोनों तरफ से यही सुनने को मिलता है कि भाई हमने उनकी प्रतिक्रिया में यह कहा, उन्होंने हमारी प्रतिक्रिया में यह कहा। संजय सिंह, क्या इस बात ने सिंबलाइज किया बिहार के चुनाव को कि स्तर लगातार गिरता रहा? इलेक्शन कमीशन ने दोनों साइड्स को क्वेश्चन किया है, ये बहुत जरूरी है यहां पर कहना। देखिए, इस चुनाव में, ये बिहार का चुनाव अगर याद रखा जाएगा, एक तो नतीजे चाहे जो भी हो, जिस तरह की इलेक्शनरिंग हुई, जिस तरह की कैंपेनिंग हुई, जिस तरह की स्ट्रैटेजी हुई और जिस तरह के बहुत सारे वो स्ट्रैटेजी तो थी नहीं ना, स्ट्रैटेजी तो बदलती रही। स्ट्रैटेजी में ये कह रहा हूं, शुरुआत में तो विकास पर चुनाव लड़ने की थी, जो बाद में नजर ही नहीं आया। सही कह रहे हैं। स्ट्रैटेजी में ये कह रहा हूं कि किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाए। आप क्या कह के इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या वो मॉर्निंग ट्विटर से होता है? क्या वो अखबार के एडवर्टीजमेंट से होता है? क्या हाफ लाइट से होता है? क्या फुल लाइट से होता है या हाफ ट्रुथ से होता है? ये सारे चीज, मतलब जो बिल्कुल वॉर में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो बिहार के चुनाव में इस बार बिल्कुल हर तरह से वो देखने को मिला। आप चाहे नेताओं का भाषण ले ले, शीर्ष नेता से लेकर के छुटभैये नेता तक, मतलब किसी को भी सही बात, किसी ने कमी नहीं रखी। देखिए, अभी चाहे वो नीतीश कुमार, लालू यादव की तरफ
तरफ से हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, किसी ने कमी नहीं एक चीज समझ में आती है कि पब्लिक रैली जब होती है तो स्पाइस अप करने के लिए आप कुछ ऐसा कहते हैं, वरना तो आप सीधा साधा मतलब विज्ञापनों वाली भाषा आप मतलब वो कहेंगे कि ठीक है। डेवलपमेंट का जो नैरेटिव था वो नैरेटिव मान लीजिए शुरुआत होता है कि वो तो खो गया, वो तो चर्चा में ही नहीं आया, वो तो खो गया, वो तो मैंने भी देखा। उसके बाद जब एक दौर ये आता है कि जब अगरे पिछड़े की लड़ाई का वो हो जाता है, अगरा वर्सेस पिछड़ा, उसके बाद कुछ ये लालू यादव ने शुरू किया हाँ, कि अगला लालू यादव ने शुरू किया। अगरा वर्सेस पिछड़ा, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड, वो अगर एक तरह के सोशल कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर रहा है, तो जब 5वां चरण का चुनाव आ रहा है तो वो एक ऐसे दौर में है जहां एमवाई कॉम्बिनेशन का डोमिनेंस है। वहां बीजेपी के जो एड्स हैं वो मतलब लालू यादव का काफी ओवर्ट था, बीजेपी का कोवर्ट है, लेकिन सिंबॉलिज्म इन्यूएंडो के माध्यम से कि किसी तरह का नॉन कुर्मी, नॉन यादव, नॉन मुस्लिम पोलराइजेशन हो सकता है क्या, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये इलेक्शन मतलब इतना वो मतलब क्लोजली या टफ वो है जहां पे ग्राउंड पे आपको दोनों तरह के वो मिलेंगे, पार्टियों के समर्थक उतनी ही अग्रेसिवली कहते हुए, उतना ही पैशनेटली कहते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन पिछले 4 चरणों में मतलब वो डन एंड जो कई लोग कह रहे हैं कि डन एंड डस्टेड वो हो चुका है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जो तो क्या आप साफ साफ ये कहेंगे जो बीजेपी पर आरोप अभी आज लग रहा है वो ये है कि इस तरह का विज्ञापन जो था बीजेपी का, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है प्रकाशकों तक पर कार्रवाई कर रही है, ये सीमांचल की 24 सीटों पर वोट को पोलराइज करने का है? सीधे सवाल का जवाब दीजिए। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, बिहार को जानते हैं। बिल्कुल इसीलिए है वो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी तीनों ही रीजन में, क्योंकि ये इलाका जो है इसमें ब्रॉडली अगर आप अभी जो सेंसस के रिपोर्ट्स भी रिलीजन के बेसिस पे आए हैं उसके आधार पे भी, या जो लोग बिहार को जानते हैं वो जानते हैं कि इस एरिया में पॉपुलेशन प्रोफाइल या डेमोग्राफिक प्रोफाइल या रिलीजियस या कम्युनिटी वाइज प्रोफाइल किस तरह के हैं। तो ये जो भी चीज कही गई है ये पब्लिक डिस्कोर्स में नेता बीजेपी के कहते रहे हैं, वो लिखत पढ़त में आ जाया है मतलब विज्ञापनों के माध्यम से कि लास्ट डे पोलिंग के पहले ये वर्ड टू माउथ जहां अखबार नहीं भी पहुंच रहा है वहां नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, बाकी जगह से ये चर्चा में विषय आ जाए और शायद अगर कुछ हद तक वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। मैं श्रीकांत जी से सीधा सवाल ये पूछूंगा जो मैंने संजय सिंह जी से पूछा था, क्या ये विज्ञापन आपके आखिरी क्षण में पोलराइज करने की रणनीति का हिस्सा है? श्रीकांत जी देखिए अभिज्ञान जी, मैं आपको स्पष्ट करूं कि ये चुनाव पूरी तरह से अगर आप पहले दिन से देखें तो ये चुनाव डेवलपमेंट पर है। लेकिन जब चुनाव की एक तरफ एक पार्टी चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ से थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, जब गांधी मैदान में रैली होती है इन प्रेजेंस ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमान नीतीश कुमार जी, तो लालू जी का भाषण जो होता है वो अगड़े और पिछड़े की बात करते हुए चुनाव का बिगुल बजाता है। बीच में ही वो इस चुनाव को मंडलराज 2 की संज्ञा देते हैं। थर्ड, वो कहते हैं कि गाय मांस में और बकरे के मांस में कोई फर्क नहीं होता, जो बीफ खाता है, हिंदू भी बीफ खा सकता है। नंबर 3, उन्हीं के एक वरिष्ठ सहयोगी हैं रघुवंश बाबू जी, वो भी कहते हैं कि पहले ऋषि मुनि भी मांस खाते थे, गाय का मांस खाते थे। नंबर 4, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हैं जो सीधे सीधे बीफ खाने की वकालत करते हैं। मैं पूछता हूं विज्ञान जी आपसे, क्या इन सवालों का जवाब मांगना क्या अपराध है? क्या ऐसे विज्ञापन में जहां करोड़ों लोग गाय के प्रति आस्था रखते हैं, क्या हमारे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान नीतीश कुमार जी, उनसे सवाल पूछना वाजिब नहीं होता है कि आप चुनाव का स्तर इतना गिरा देंगे? क्या आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? मंच तो साझा आप लालू जी के साथ नहीं कर रही है, तो वास्तविकता है। लेकिन श्रीकांत जी, इन सब मुद्दों पर आप एक सीनियर व्यक्ति हैं, याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन कर रही है इस बात को, अभी ज्ञान प्रकाश नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, वो नहीं सवाल पूछ रहे हैं। आपके इस तरह के विज्ञापन पर प्रकाशकों पर कार्रवाई की बात चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग कार्रवाई की बात दोनों पक्षों पर पहले कर चुका, अलग अलग मसलों में। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ऐन मौके पर वोट पड़ने से एक दिन पहले ये क्या अल्टीमेट तकनीक है पोलराइजेशन की? इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये तकनीक है पोलराइजेशन की। पोलराइज करने की जातियों के आधार पर ये महास्वार्थी गठबंधन ने शुरुआत की। हमारा तो काम सिर्फ ये है कि हमारा जो वोटर है, जो बिहार का वोटर है, बिहार का जो नागरिक है, उसको ये जानने का जरूर हक है और हमको ये कम्युनिकेट करने का जरूर हक है कि जो विरोधी पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी वहां है, जो 25 साल से वहां शासन कर रही है, उनका इन सब विषयों पर क्या कहना है, ये बताना हमारा धर्म है और हमने बता रहे हैं लोगों को। जहां हमारे पास डेवलपमेंट का एजेंडा है दूसरी तरफ,
वहीं इनको एक्सपोज करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आरक्षण पर इन्होंने पूरा बयानबाजी की, पूरे चुनाव को आरक्षण पर ले गए, लेकिन आरक्षण पर इनका जब चेहरे से नकाब हमने उतारा तो ये बैकफुट पर हैं, तिल मिलाए हुए हैं। तो इनकी पोल खोलना कि कितना ढकोसलाबाजी है इनका, इनके दोहरे मापदंड हैं, विकास पर भी दोहरे मापदंड हैं, आरक्षण पर भी दोहरे मापदंड हैं, और जिस तरह से आस्था के साथ इन्होंने खेल खेलने की कोशिश की उसको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हमने उजागर किया है कि एक तरफ विकास है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के एजेंडा को डाइवर्ट करने वाले लोग भी हैं। तो इनसे सावधान रहिए, ये विकास नहीं करेंगे, ये इसी तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये इसी पर बिहार को फिर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आपको मैंने पूरा समय दिया। अजय जी, अब आपको पूरा समय दूंगा। क्या ये आखिरी क्षण तक 50 से ज्यादा सीटों पर वोट पड़ना है, क्या ये आखिरी क्षण तक दोनों पक्ष इसके लिए सवाल के घेरे में रहेंगे? इस चुनाव को पोलराइज किया। अभिज्ञान जी, सबसे पहली बात कि हमने कभी पोलराइज नहीं किया। अब बात सुनिए, बीजेपी अपने आप को कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन मेंटल बैंकरप्सी का हाल देखिए, मेंटल बैंकरप्सी का, कि चुनाव की शुरुआत हुई 25 जून को मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री के द्वारा यदुवंशियों पे, और आज चुनाव का अंतिम फेज का कल पोलिंग होगा, आज खत्म किया गाय पे। ये इनका मेंटल बैंकरप्सी है। बीच में क्या क्या आता है? बीच में आता है आरक्षण बाय मोहन भागवत, फिर आता है धर्म आधारित आरक्षण बाय प्रधानमंत्री, फिर आ जाता है 3 इडियट्स, और 3 इडियट्स जब खत्म होता है तो अब आ जाता है गाय। तो ये इनके मेंटल बैंकरप्सी का एक सीक्वेंस है जो मैंने शुरू से गिनवाया। अभी श्रीकांत जी 1 2 3 4 कर रहे थे ना, तो 1 2 3 4 तो ये है। ये इतने मेंटल बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्सी ऑफ आइडियाज हो चुकी है कि 7 निश्चय नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले ही बता दिए थे, और आज उन्हीं की नकल करते हुए आइडियाज की कमी इतनी हो गई कि प्रधानमंत्री अपने 6 सूत्र बताने लगे कि 6 विकास के सूत्र क्या करेंगे। अपना कुछ नया आइडिया ले आइए। अब देख चुके हैं कि बिहार चुनाव में हर तरफ से हवा निकल चुकी है, कहीं जीतने का कोई स्कोप नहीं बचा। लालू तो आज यादव अंतिम दिन ये गाय का ऐड दे दिया। यही तो मैं इतने दिनों से अपने प्रोग्राम में हम लालू यादव की बात, दोनों पक्ष लालू यादव ने कभी भी बात आरोप की नहीं शुरू की, और दोनों पक्ष एक दूसरे के जैसी जबान बोलते हैं। अभिज्ञान जी, अगर आपको याद होगा तो अगर मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, लालू यादव मंडल राज 2 जब हमारा गठबंधन हुआ था तभी से बोल रहे थे कि ये जंगल राज नहीं, ये मंडल राज 2 है, मंडल राज 3 आएगा चुनाव के बाद। ये लालू यादव बोल रहे थे। यादवों की बात, यदुवंशियों की बात सबसे पहले किसने शुरू की? खुद प्रधानमंत्री ने अपनी रैली से। दूसरी बात, किसने ये सबसे पहले कहा कि ओबीसी प्रधानमंत्री भाजपा ने दिया? खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हमने तो नहीं कहा। 1 महीने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का ऐड सारे पेपर में, टीवी में, हर जगह चलने लगा। एक अति पिछड़े के बेटे को प्रधानमंत्री से लालू और नीतीश को क्यों कष्ट हो रहा है? भाई जात कैसे बदलती है, मुझे समझा दीजिए टीवी पे। एक ओबीसी अति पिछड़ा कैसे बन जाता है 1 महीने में? तो ये इस हद तक अपना स्तर गिरा चुके। एक प्रधानमंत्री होके रैली के सभा से प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलित पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को ये दे देंगे, ये लोग साजिश कर रहे हैं। क्या आज तक किसी प्रधानमंत्री को आपने सुना था? आप तो इतने दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री संप्रदाय विशेष का नाम लेके बोले? वो तो डायरेक्टली मुसलमान। अब इससे ज्यादा पोलराइजेशन, सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण की कोशिश और क्या होगी? लेकिन करने दीजिए इनको प्रयास। इनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। निराशा इनको इसीलिए हो गई। परसों अमित शाह इसलिए पटना छोड़ के भाग गए, पोलिंग कल है, लेकिन वो चले गए पटना छोड़ के परसों ही, क्योंकि जब राजनाथ सिंह का बयान चलने लगा कि भाई बिहार के चुनाव हार भी जाएंगे तब भी अध्यक्ष पद से कोई नहीं, अमित जी रहेंगे, अध्यक्ष पद से नहीं हटेंगे, तो कहीं ना कहीं एडमिशन ऑफ डिफीट हो गया। अरुण जेटली ने कह दिया इकोनॉमिक टाइम्स में ये केंद्र सरकार पर रेफरेंडम नहीं होगा। तो जब डिफीट मान चुके हो भैया, तो ये सब क्यों बयान, ये सब एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं? दूषित होता है माहौल, देश भर का माहौल इन्होंने दूषित कर दिया। 8 तारीख को सुबह पता चलेगा। संजय सिंह, दोनों पक्ष बार बार, मैंने कहा जब भी ये गंभीर मसला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आया है, जवाब इन लोगों को चुनाव आयोग को देना, न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश को नहीं देना, ये काम ना हमारा है। फैक्ट ये है कि एक रणनीति के तहत, जैसे आपने शुरुआत में कहा, पोलराइजेशन कराने की पूरी तरह से कोशिश की। दूसरे पक्ष ने भी बढ़ चढ़कर उस पर रिएक्ट किया, तो कोई एक कदम पीछे इस राजनीति में नहीं रहना चाहता। अब यहां से क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। ये लोग ये पॉलिटिक्स को कहां लेकर जाएंगे? चुनाव के तो नतीजे 8 तारीख को आ जाएंगे। देखिए, चुनाव के बाद ये किस तरह से 8 तारीख के नतीजे जिस तरह के आएंगे, और उसके बाद चाहे जिस तरफ क्या, ये कैसे प्रश्न को समझिए। एक ऐसे माहौल में हम लोग बात कर रहे हैं जब टॉलरेंस वर्सेस इंटॉलरेंस की बहस चल रही है,
इसलिए मैं पूछ रहा हूं, एक राज्य के चुनाव के नतीजे बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन उससे बड़ा भी एक डिस्कोर्स होता है, उससे बड़ी भी एक बहस होती है। इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। देखिए, अभिज्ञान जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें दो पहलू है। एक तो पहलू वो होगा जो सत्ता पक्ष में जो पार्टी आएगी, और दूसरा पहलू ये होगा कि सामाजिक लेवल पे जिस तरह का बिटरनेस एक दूसरे पक्ष के बारे में ये कैंपेन जितना अग्रेसिव कैंपेन हुआ है, और लोगों के बीच में जिस तरह का पैशन का आउटफ्लो, कड़वाहट मतलब लोगों को ये सुन रहा हूं कहते हुए, क्या महागठबंधन जीत जाएगी, क्या हम हार जाएंगे, क्या बीजेपी जीत जाएगी, हम हार जाएंगे, ये कैसे होगा, और तमाम तरह की चीजें। वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट कोई आपको 90s में दिखता था, खुदा ना करें कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट चुनाव के बाद सोशल कॉन्फ्लिक्ट सामने आए। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है जो इस चुनाव में मैंने फील किया, देखिए बिहार पिछले कुछ समय में एक दशक में डेवलपमेंट टेस्ट किया था, कुछ डेवलपमेंट हुए थे जो मतलब स्टेज 1 का डेवलपमेंट के, ये स्टेज 2। लेकिन ये तो मैं साफ साफ कह सकता हूं संजय जी, आप लोग ज्यादा जानकार हैं, मैं हमेशा कहता हूं मैं बिहार का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन साफ साफ ये तो दर्द मैंने भी महसूस किया कि एजेंडा डेवलपमेंट का कतई आधार नहीं नजर आया इस चुनाव में। जो चीज डिस्टर्बिंग वो होता है, क्योंकि यहां से आगे बिहार एक टेक ऑफ स्टेज। मैंने रेल राजधानी यात्रा से लेकर गांव तक की यात्रा की, बिल्कुल भी कोई एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं नजर आया। उसके बाद लोगों में एक चाहत है, ये जरूर है कि वो स्टेज 3, 4 जो जैसा बाकी स्टेट प्रदेश हैं या 5 पे हम वहां पे जाएं, क्योंकि बिहार से बाहर का, अंदर और बाहर का कम्युनिकेशन काफी ज्यादा है। समस्या यहां आ जाती है कि जो चाहता है महागठबंधन को, उसमें वहां उनको नीतीश कुमार का चेहरा दिखता है कि वो काम कर सकते हैं, वो उस समय लालू यादव को गौन रख के चलते हैं। जो बीजेपी चाहते हैं वो मोदी, ऑफ कोर्स, मतलब मोदी का वो चेहरा सामने है ही, मतलब विकास पुरुष के रूप में। लेकिन हर दोनों जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक कास्टिस्ट कोalition है साथ में, जिस तरह से सही बात है। और आप लोग बेहिचक, मतलब जाति क्या है, हम भी बेहिचक पूछते थे और लोग बेहिचक बताते हैं। ये जाति का वो जो है ना, मतलब जो कभी पिछले कुछ समय में, पिछले सालों में, पिछले चुनाव में या उसके पहले वो सब्ज्यूम कर गया था इस पूरे नैरेटिव के, डेवलपमेंट नैरेटिव में, वो बिल्कुल उभर कर सामने चला है, बिल्कुल खुल कर सामने आया। ठीक है, मैं एक बार श्रीकांत जी को लाऊंगा वापस यहां पर। श्रीकांत जी, इसीलिए क्या आप ईमानदारी से इस बात को एडमिट नहीं करेंगे कि आपकी पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री 282 सांसदों के साथ देश में इस वक्त काबिज हैं, उन्होंने शुरू तो किया, और मैं सबके लिए कह रहा हूं, आपने भी शुरू तो जरूर किया होगा, बड़े बड़े पैकेजेस की घोषणा से बिहार को बदलना है, बिहार का विकास होना, लेकिन जैसे जैसे मोड़ बदलता गया बाकी भाषाओं का, आप भी भाषा बदलते चले गए। क्या यह बात सच नहीं है श्रीकांत जी? देखिए, बिल्कुल गलत है विज्ञान जी। जब हम विकास के एजेंडे पर चुनाव को लड़ रहे हैं तो एजेंडा विकास का ही है, लेकिन जब चुनाव में विपक्षी दल हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो क्या आपको लगता है उसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए? आज हमारे मित्र जो है, आरक्षण की बहस मोहन भागवत के बयान से शुरू हुई, अब उसको मैं आज दोहराना नहीं चाहूंगा, कल आखिरी दिन है इस बिहार चुनाव के, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेंटल बैंक करप्सी की बात कर रहे हैं हमारे मित्र जो है। लेकिन अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए जनाब, कि आपको जब मैंडेट मिला 2005 में, फिर 2010 में बीजेपी नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला, तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप लालू जी की जाके गोद में बैठ गए? लालू जी ने ठीक कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। दूसरा, आप मुझे बताइए, नीतीश जी ने कहा था कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं बिहार के अंदर, अधिकारी या नेता, उन सबकी संपत्ति जब्त कर लूंगा, वहां मैं गरीबों के लिए स्कूल खोलूंगा। भाई, आपने लालू जी के घर स्कूल क्यों नहीं खोला? आप उनके घर स्कूल खोलिए। तो आप धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं? आपने पहले विश्वासघात किया बिहार की जनता के साथ, आपने विश्वासघात किया भाजपा के साथ। आप आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं जो मुद्दा है ही नहीं। आपके ही कोर्ट्स हैं, नीतीश जी के कोर्ट हैं, लालू जी के कोर्ट हैं, जिनका जनता को हम बता रहे हैं कि देखिए इनका दोहरे मापदंड है, इनका चेहरा देखिए कि कैसा चेहरा आरक्षण पर। आपके ही आरक्षण को ये धर्म आधारित, जबकि संविधान में है कि धर्म आधारित आरक्षण आप नहीं दे सकते, फिर भी भाषण दे रहे हैं कि हम देंगे, आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो गुमराह कौन कर रहा है? डाइवर्ट कौन कर रहा है? गाय मांस के मुद्दे को कौन उठा रहा है? तांत्रिक के पास कौन जा रहा है? कौन ब्रह्म पिशाच कह रहा है प्रधानमंत्री को? कौन गाली दे रहा है प्रधानमंत्री जी को? अरे, हम जब जवाब देते हैं तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है, और ये लोग अगर कत्ल करते हैं तो कोई आह भी नहीं भरता है।